अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 9 गाइड एंड हॉल फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है। सो बेसिकली इसमें हम लोग जो है वो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कार्डिक मसल से रिलेटेड जो भी हमारे पास स्टफ चल रहा था उसके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। लाइक आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग एक्साइटेशन, कंट्रैक्शंस, कपलिंग, फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड द ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स इसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग एक थ्योरी होती है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो मसल्स जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी जो है वो स्केलेटल मसल्स में भी होती है और स्केलेटल मसल्स में भी जो है वो इसी तरीके से इसी थ्योरी के थ्रू जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। देन वहाँ पे हम लोग एक और थ्योरी पढ़ते हैं, स्लाइडिंग थ्योरी। तो वो बेसिकली दो थ्योरीज जो है हम स्केलेटल मसल्स में पढ़ते हैं और ये जो हमारे पास एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग है, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम आयन जो है वो हमारे पास जो बेसिक रोल प्ले कर रहे होंगे वो हमें जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एक्शन पोटेंशियल में भी डिस्कस किया था कि स्केलेटल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स की जो स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डिक मसल्स हैं उनकी एक्शन पोटेंशियल में भी मेन डिफरेंस जो है वो कैल्शियम्स के चैनल्स का आ रहा था। सो इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अच्छे से सुनिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। स्टार्ट विद इन टर्म एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग रिफर्स टू द मैकेनिज्म वेयर बाय द एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द मायोफिब्रिल्स ऑफ मसल्स टू कंट्रैक्ट। अच्छा, जो टर्म एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन यहाँ पे दी गई है बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है वो मायोफिब्रिल्स, जो मसल्स हमारे पास मसल्स हैं, मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? बेसिकली मायोफिब्रिल्स जो होते हैं लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास मिल के पैरेलल लाइन में अरेंज होते हैं, जो कि मिल के हमारे पास मसल्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये किस तरीके से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, लाइक मायोफिब्रिल्स ऑफ द मसल, जो मसल्स के फाइबर्स हैं उनमें किस तरीके से कंट्रैक्शन हो रही है और उनमें किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल ये सारी चीज़ें करवा रहा है। बेसिकली एक्साइटेशन, कपलिंग, कंट्रैक्शन में हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे। द मैकेनिज्म्स वर डिस्कस्ड फॉर स्केलेटल मसल्स इन चैप्टर 7। अगेन देयर आर डिफरेंस इन दिस मैकेनिज्म इन कार्डिक मसल दैट हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्ट मसल्स कंट्रैक्शन। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इस मैकेनिज्म में ये मैकेनिज्म जो है वो स्केलेटल मसल्स में भी डिस्कस हो चुका है। लाइक चैप्टर नंबर 7 ही है गाइटन का, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया स्केलेटल मसल से रिलेटेड इस थ्योरी को। लेकिन कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स में स्टार्टिंग से हम लोग डिफरेंसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी वजह से देखो कार्डिक मसल्स को अलग कैरेक्टराइज किया गया और स्केलेटल मसल को अलग, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें डिफरेंसेस हैं। लाइक हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में भी हम पढ़ के आ चुके हैं, थर्ड लेक्चर में भी, फोर्थ लेक्चर में भी, कि किस तरीके से कार्डिक मसल्स एंड जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। लाइक कार्डिक मसल्स के अंदर सेटिन की प्रॉपर्टी होती है, गैप जंक्शंस होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि कार्डिक मसल्स के एक्शन पोटेंशियल के अंदर एक प्लेट्यू अराइज होता है, ठीक है। कार्डिक मसल्स की एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन में कैल्शियम्स आयंस के जो है वो स्लो कैल्शियम्स आयन के चैनल्स भी होते हैं जो कि उस प्लेट्यू को एग्जिबिट करवाते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ थी जो कार्डिक मसल्स को स्केलेटल मसल से डिफर कर रही थी। सो अब जाहिर है उसकी जो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के बाद जो एक्शन पोटेंशियल आगे चल के डिलीवर होगी और मसल की कंट्रक्शन करवाएगी, सो वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगी स्केलेटल मसल्स के थ्रू। सो यहाँ पे ये थ्योरी जो है स्केलेटल मसल्स के साथ मिलती तो है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि कार्डिक मसल्स के अलग प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके मैकेनिज्म्स भी अलग होंगे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। As is true for skeletal muscle, when an action potential passes over the cardiac muscles membrane, the action potential is spread to the interior of the cardiac muscles fiber along the membranes of the transverse T tubules. देखो ये ट्रू है स्केलेटल मसल्स की तरीके से, मीन्स कि ये स्केलेटल मसल्स की ही एक तरह प्रॉपर्टी है जैसे स्केलेटल मसल्स में होती थी कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो कार्डिक मसल्स के मेम्ब्रेन्स में जैसे ही मीन्स कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, स्टिमुलस आया थ्रू मोटर्स नर्व या फिर मोटर नर्व्स के थ्रू या फिर न्यूरो जंक्शंस के थ्रू हमारे पास एक स्टिमुलस आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई। अब उस एक्शन पोटेंशियल को जो है वो इंटीरियर ऑफ द कार्डिक मसल जाना होता है अलॉन्ग द मेम्ब्रेन्स ऑफ ट्रांसफर टी ट्यूब्यूल। ट्रांसफर टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? मीन्स कि मसल्स फाइबर, जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ना हमारे पास, जो मसल्स के फाइबर्स हैं वो पैरेलल लाइन में जो है वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन में हमारे पास मसल्स फाइबर जो हैं वो रन कर रहे होते हैं। अब पैरेलल फाइबर में वो मसल्स फाइबर जो हैं वो मायोफिब्रिल्स रन तो कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर जो हमारे पास एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
आप हम उस कवरिंग को हमारे पास कहते हैं सार्कोलीमा, ठीक है। अब वहाँ से कुछ एक्सटेंशन निकल रही होती है, इंटीरियर ऑफ द मसल जा रही होती है, जैसे हम लोग ट्रांसफर टिट्यूब्यूल्स कहते हैं। सो उन ट्रांसफर टिट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है वो एक्शन पोटेंशियल्स इनसाइड द कार्डियक मसल्स मूव करती है, ठीक है। और फिर दूसरे जो मसल्स होते हैं, पूरे जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स के, उनको एक्शन पोटेंशियल को वहाँ पे जाके एक्सप्रेट करवाती है। द टी ट्यूब्यूल्स एक्शन पोटेंशियल देन एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडल सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स टू कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द मसल सार्कोप्लाज्म फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली याद रखिएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम आयन, ये एक बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, ठीक है। और टी ट्यूब्यूल्स और हमारे सेल्स के अंदर टी ट्यूब्यूल्स एंड हमारे पास सेल्स हैं उनके अंदर हमें टी ट्यूब्यूल्स भी मिलते हैं, और उसके अंदर हमें जो है वो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स भी मिलेंगे, टी ट्यूब्यूल्स भी मिलेंगे, और हमारे पास एल ट्यूब्यूल्स भी मिलते हैं, ठीक है। उन मायोफिब्रिल्स के अंदर मीन्स कि हमारे पास क्या हुआ कि अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो टी ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होता हुआ एल ट्यूब्यूल्स तक गया, जो लॉन्गिट्यूडल ट्यूब्यूल्स हैं, लॉन्गिट्यूडल सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ तक गया, और फिर इसने क्या करवाया, रिलीज करवाया कैल्शियम आयन को मसल सार्कोप्लाज्मीज के मसल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर उसने कैल्शियम के आयंस को रिलीज करवाया सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कैल्शियम आयंस हमारे पास जो है वो स्टोर्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयन हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे कैल्शियम आयन जो है वो हमारे पास स्टोर होते हैं। In another few thousandths of a second, these calcium ions diffuse into the myofibrils and catalyze the chemical reactions that promote sliding of the actin and myosin filament along one another, which produces the muscles contraction. और फिर ये विद इन दी थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड, मतलब इतनी रैपिडली ये फंक्शंस परफॉर्म होता है, जैसे कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज हुए, ये आयंस फिर मायोफिब्रिल्स में गए और वहाँ पे इसने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाए, जिसकी वजह से स्लाइडिंग, जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स थे उनकी स्लाइडिंग अकर हुई, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, और हमारे पास कंट्रैक्शन, मसल्स की कंट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो अकर हो गया, ठीक है। सो ये बेसिकली हमें जो है आपको जो बेसिकली इस स्लाइड्स में आप लोगों को बहुत कॉमन, इंटरेस्टिंग और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि देखो एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले जनरेट होती है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई। अब टी ट्यूब्यूल्स जो हमारे पास मायोफिब्रिल्स में पाए जाते हैं, मायोफिब्रिल्स मीन्स कि ये मसल्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स एंड एल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल्स मेम्ब्रेन्स ऑफ द ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स की से मूव करती हुई, उसके मेम्ब्रेन्स को पास करती हुई उसके अक्रॉस मूव करेगी एंड देन वो एल ट्यूब्यूल्स तक जाएगी। फिर लॉन्गिट्यूडल सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे कि उसकी मदद से उसे एक्शन पोटेंशियल मिल गई, एक स्टिमुलस मिल गया, अब उसने क्या करवाना है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को जो है स्टिमुलस प्रोवाइड करता है और वहाँ से कैल्शियम आयंस को मूव करवाता है इनसाइड दी सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और फिर उस कैल्शियम आयन की वजह से जो मसल्स की कंट्रैक्शन, कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शंस का और स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन का एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है और मसल्स में कंट्रैक्शन अराइज हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। थस फार दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग इज द सेम एज दैट फॉर स्केलेटल मसल, बट देयर इज अ सेकेंड इफेक्ट दैट इज क्वाइट डिफरेंट। देखो ये वही मैकेनिज्म है जो हम लोग एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग मीन्स के जो हम स्केलेटल मसल्स में पढ़ते हैं, ये वही थ्योरी है, एज इट इज़ उसी तरीके से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। देखो कुछ डिफरेंस होगा तभी तो स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। सो अब वो क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन एडिशन टू द कैल्शियम आयन दैट आर रिलीज इनटू द सार्कोप्लाज्मा फ्रॉम द सिस्टर्निया ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स, कैल्शियम आयन आल्सो डिफ्यूज इन द सार्कोप्लाज्म फ्रॉम द टी ट्यूब्यूल्स at that time of the action potential, which opens voltage dependent calcium channels in the membranes of the T tubules. Figure 9.7. अब देखो हमारे पास क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में जो कैल्शियम आयंस आ रहे होते हैं ना वो जस्ट सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आ रहे होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स की अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्स्ट्रा कैल्शियम चैनल्स होते हैं। सो वो बेसिकली चैनल्स होते हैं टी ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो वोल्टेज गेटेज चैनल्स होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब जो कैल्शियम आयंस है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी आएंगे और इसके अलावा कहाँ से भी आएंगे, जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनके थ्रू भी कैल्शियम आयन जो है वो पास होंगे सार्कोप्लाज्म में और अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब कैसे
ये फिगर दी गई है, मैं आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ, ये फिगर है, ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली फिगर दी गई। तो ये टी ट्यूब्यूल्स है, तो कैल्शियम आयन टी ट्यूब्यूल से भी आ रहे हैं, ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी आ रहे हैं, एंड देन कंट्रैक्शन का प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो ये एक मेन डिफरेंस है। So, उसके calciums entering the cell then activate calcium's release channels, also called ryanodine receptors channel in the sarcoplasm reticular membrane, triggering in the release of calcium ion in the sarcoplasm. अब टी ट्यूब्यूल से जो कैल्शियम आयंस आ रहे हैं वो कैल्शियम आयंस क्या करेंगे कि हमारे पास जो सार्कोप्लाज्म होगा, ठीक है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर कैल्शियम आयन जो है वो स्टोर हुए हुए हैं, उसको आके समझो कि उसके रिसेप्टर्स को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, और उसको ट्रिगर करेगा कि वो कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म में रिलीज करवाए। कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्मा देन इंटरेक्ट विद द troponin to initiate cross bridge formation and contractions by the same basic mechanisms as that described for skeletal muscle in chapter 6। और उसके बाद कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ मिलके एक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बनाते हैं और उसी तरीके से कंट्रैक्शंस करवाते हैं जिस तरीके से बेसिक मैकेनिज्म जो है आपको चैप्टर 6 जो गाइटन का उसमें ये बताया गया है। सो फिर वो ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, जो रिलीज हुए हैं वो अटैच होंगे, एंड देन हमारे पास जो है वो क्रॉस ब्रिज बनाएंगे और वही एक्टिन मायोसिन की जो स्लाइडिंग प्रॉपर्टी है उसके फंक्शंस को यहाँ पे आके स्टार्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास वो चैनल्स हैं जिसके थ्रू जो है वो कैल्शियम आयन काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अब ये सारी चीज़ें आपको अगली स्लाइड में पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ये पूरी डायग्राम बताती हूँ। Without the calciums from the T tubules, the strength of cardiac muscles contraction would be reduced considerably because the sarcoplasmic reticulums of this cardiac muscle is less well developed than that of skeletal muscles and does not store enough calcium to provide full contractions. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो कैल्शियम जो टी ट्यूब्यूल से हमारे पास आ रही है, अगर वो कैल्शियम टी ट्यूब्यूल से ना आए तो उसकी वजह से कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, उनकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। वो क्यों रिड्यूस हो जाती है? वो इसलिए रिड्यूस हो जाती है क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के जो हमारे पास स्ट्रेंथ है ना, मीन्स की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऑफ जो कार्डिक मसल्स का साइटोक्लाइन रेटिकुलम है वो इतनी अमाउंट में जो है वो कैल्शियम आयन को स्टोर नहीं करता जितनी अमाउंट में स्केलेटल मसल्स करते हैं। सो स्केलेटल मसल्स में साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है वही इनफ होता है जो है वो कंट्रैक्शंस की रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन की मूवमेंट करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम चाहिए होती है। अगर वो ना हो तो कार्डिक मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है और उसकी कंट्रैक्शंस भी रिड्यूस हो जाती है। द टी ट्यूब्यूल्स ऑफ कार्डिक मसल्स however have a diameter 5 times as great as that of skeletal muscles tubules, which means a volume 25 times as great। अच्छा, जो टी ट्यूब्यूल्स हैं कार्डिक मसल्स के, उनका जो डायमीटर होता है ना वो 5 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू कार्डिक मसल्स के डायमीटर से, ठीक है, सॉरी एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल डायमीटर से। मीन्स के जो स्केलेटल मसल्स के टी ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे पास उनकी लेंथ और उनका डायमीटर इतना नहीं होगा जितना हमारे पास कार्डिक मसल्स का है, ठीक है। कार्डिक मसल्स के जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उनका डायमीटर 5 टाइम्स ग्रेटर है, मीन्स कि उनका जो वॉल्यूम है वो 25 टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स टी ट्यूब्यूल्स है। Also inside a T tubule is a large quantity of the mucopolysaccharides that are electronegatively charged and bind an abundant stores of calcium ions, keeping them available for diffusion to the interior of the cardiac muscles fiber when a T tubule action potential appears। देखो इसके अलावा जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे पास, जो टी ट्यूब्यूल बेसिकली कार्डिक मसल में पाए जा रहे हैं उनमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कैल्शियम आयन के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच होते हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो है कैल्शियम आयन को स्टोर कर पाते हैं। सो फिर जैसे ही उन्हें जो है वो स्टिमुलस मिलता है कार्डिक मसल्स में, तो फिर लार्ज अमाउंट ऑफ जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है टी ट्यूब्यूल्स में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वो कैल्शियम जो है वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। The strength of contraction of cardiac muscles depends to a great extent on the concentration of calcium ion in the ECF। जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस है कार्डियक मसल्स में वो बेसिकली ECF में कितने कैल्शियम आयन हैं और उनकी क्या कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। सो मीन्स कि क्या होता है कि जो ECF के अंदर हमारे पास कैल्शियम आयन है ना, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली उस कंसंट्रेशन के ऊपर कैल्शियम जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन डिपेंड करती है। अब क्या होता है, अगर हार्ट को एक कैल्शियम फ्री सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा बीटिंग। क्यों? क्योंकि
द रीजन्स फॉर दिस रिस्पॉन्स इज दैट द ओपनिंग ऑफ टी ट्यूब्यूल्स पास डायरेक्टली, क्योंकि फिर अब क्या होगा कि अब उसको जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उनकी जो हमारे पास ओपनिंग है वो डायरेक्टली हो जाएगी, ठीक है। अब कैल्शियम आयंस उसके अंदर से मूव नहीं करेंगे, ईसीएफ में सॉल्यूशन में है ही नहीं कैल्शियम आयन, तो अब किस तरीके से वो कैल्शियम आयन जो है वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, उनकी ओपनिंग के थ्रू जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ जाएंगे और वहाँ से भी फिर कैल्शियम्स को निकाल के फिर सार्कोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे। सो ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कैल्शियम आयन है ही नहीं। Through the cardiac muscle cells membrane into the ECF extracellular spaces surrounding the cells, allowing the same extracellular fluid that is in the cardiac muscles interstitium to percolate through the T tubules। जो हमारे पास कार्डिक मसल्स है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर उसके अराउंड जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है सराउंडिंग द सेल, उसमें हमारे पास जो है क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास ECF फ्लूइड है वो कार्डिक मसल्स के इंस्टीट्यूशन वाला ही होगा। सो टी ट्यूब्यूल से अब क्या है वो कैल्शियम आयन जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ECF के अराउंड देखो जो कार्डिक मसल्स हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, थ्रू दी कार्डिक मसल्स cell membrane into the extracellular faces surrounding the cells along the same extracellular fluid that is in the cardiac muscle interstitium to percolate through the टी ट्यूब्यूल्स। मीन्स कि यहाँ पे सिंपली वही बात करें, देखो इस सेल का जो ECF होगा वो तो सेम ही होगा, उसके अंदर जो है वो कैल्शियम आयंस होंगे, ठीक है, जो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू मूव करें। अब क्योंकि सेल जो है वो उसमें ECF है ही नहीं, ECF के अंदर कैल्शियम है ही नहीं, वो सिर्फ फ्री सोल्यूशन है, तो इसकी वजह से अब वो कंसनट्रेशन कैल्शियम आयन की नहीं रहेगी जो पहले होती थी जिसमें हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट होते थे। कंसिक्वेंटली द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन इन द टी ट्यूब्यूल सिस्टम्स e.g. the availability of calcium ion to cause cardiac muscles contractions depends to a great extent on the extracellular calcium ion एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। सो ये वही कह रहा है कि मीन्स कि टी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है कैल्शियम आयंस की, बेसिकली वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस जो कार्डिक मसल्स जो कि कार्डिक मसल्स की कंट्रक्शन में हेल्प कर रही थी, वो डिपेंड करती है ECF के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पे। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अगर कैल्शियम के आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सो वो टी ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल ऑफ दी फ्लूइड्स के अंदर वो सारा ECF सेम ही होता है, आउटसाइड ही सर वो सेम ही होता है। सो अगर उसके अंदर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फिर टी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी कैल्शियम आयन ज़्यादा आएंगे और फिर वहाँ से जो है वो कैल्शियम आयन की जो एक्सटेंट है उसकी कंसनट्रेशन है उसी अमाउंट्स में रिलीज होगी सार्कोप्लाज्म में, और उसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जो है हमारे पास एक्साइटेशन एंड कंट्रक्शन का जो मसल्स की कंट्रक्शन का प्रोसेस है वो एक्टिवेट होगा। एट द एंड ऑफ द प्लेट्यू ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल the influx of the calcium ion to the interior of the muscle fiber is suddenly cut off and the calcium ion in the sarcoplasma are rapidly pumped back out of the muscle fiber into sarcoplasmic reticulum and the T tubule extracellular fluid spaces। देखो अब जब जो प्लेट्यू है कार्डिक मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल था, मीन्स कि कार्डिक एक्शन पोटेंशियल था, उसका प्लेट्यू जैसे ही एंड होता है, ठीक है, एक सर्कल के बाद उसने कंट्रक्शन करवाई, रिलैक्सेशन करवाई, प्लेट्यू जो भी हुआ मीन्स की पोलराइजेशन, सबसे पहले डीपोलराइजेशन हुई, फिर प्लेट्यू अक्कर हुआ, फिर रीपोलराइजेशन हुई, तो उसके बाद ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टॉप होती है, ये पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाता है, तो सडनली जो इनफ्लक्स है मीन्स के कैल्शियम आयन जो मसल्स फाइबर्स के अंदर जा रहे थे अब वो कट ऑफ हो जाएंगे। जाहिर सी बात है एक्शन पोटेंशियल अब हमारे पास जो है उसका वो जो प्रोसेस था वो पूरा आकर हो चुका है, ठीक है, सडनली कट हो जाएंगे और ये कैल्शियम आयन दोबारा से हमारे पास जो है वो रैपिडली सार्कोप्लाज्मा से बैक होके कहाँ पे चले जाएंगे, मसल्स फाइबर्स के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर चले जाएंगे वो कैल्शियम आयंस, ठीक है, और वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और टी ट्यूब्यूल्स के जो कैल्शियम आयन थे वो बैक टू द टी ट्यूब्यूल्स चले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATPase pump the sarcoplasmic endoplasmic reticulum calciums ATPase SERCA2, ठीक है, फिगर में दिए गए हैं। मीन्स कि अब जो कैल्शियम आयन जो बैक जा रही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर, ठीक है, और टी ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो किसके थ्रू जा रही है, वहाँ पे कैल्शियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पंप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप होते हैं, उनके थ्रू अब जो है एक्शन पोटेंशियल के एंड होने पे ये सारे कैल्शियम आयन जो है वो बैक टू दी कहाँ चले जाएंगे,
बैक टू दी अपनी जो उनका प्रोसेस था जहाँ से वो आए थे वहीं पे वो लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है, इन पंप्स की हेल्प के थ्रू। कैल्शियम आयंस आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम दी सेल्स बाय सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसके अलावा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू भी कैल्शियम आयन जो है वो रिमूव हो जाएंगे सेल से। द सोडियम दैट इंटर दी सेल ड्यूरिंग द एक्सचेंज इज देन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल्स बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और वो सोडियम जो कि इस एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू मीन्स के सोडियम कैल्शियम का जो कैल्शियम का एक्सचेंजर होता है उसके थ्रू जो आ रहे थे अब वो आउटसाइड ऑफ द सेल चले जाएंगे बाय सोडियम पोटेशियम एटीएमपेस पंप्स के थ्रू, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कंट्रैक्शन चीजेज अंटिल अब न्यू एक्शन पोटेंशियल कम्स अलोंग। अब क्या हो जाएगा कि अब डिफिकल्टी होगी कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स को टिल दैट के न्यू हमारे पास स्टिमुलस आए, एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस जनरेट हो और दोबारा से पूरी जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो और फिर कैल्शियम दोबारा से सेल्स के अंदर है, तब जाके अब कंट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ये पूरा ओवरऑल था कि किस तरीके से हमारे पास एक्साइटेशन कपलिंग थ्योरी जो है वो एक्ट करी थी। ये अब मैं डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि ये ECF है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कैल्शियम्स हैं जाहिर सी बात है टी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी यही हमारे पास ECF ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बार बार कह रहे थे ना कि ECF के अंदर जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है बेसिकली वो टी ट्यूब्यूल्स के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगी। मीन्स कि जो ये ECF है यही ECF टी ट्यूब्यूल्स के अंदर है, ठीक है। सो इसका मतलब जितनी अमाउंट में हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम्स आयन्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वही टी ट्यूब्यूल्स के अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है, ठीक है, तो ये टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन जाते हैं और फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ये रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पास उसके रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम आयन यहाँ से निकल के आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स फाइबर्स होता है। सो ये कब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई है, मिस्टर स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस आने की वजह से हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल हुई है और एक्शन पोटेंशियल ने ये पूरा प्रोसेस जो है वो करवाया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्लेट्यू था, एक्शन पोटेंशियल था, वो एंड हो गई, ठीक है, पूरा प्रोसेस हो गया। अब ये कैल्शियम आयन दोबारा से वापस जाएंगे और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा। अब ये कैल्शियम आयन कैसे वापस जाएंगे, ठीक है, ये कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में तो ATP एज जो हमारे पास पंप थे उसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। ATP पंप एक्टिवेट हुआ और ये कैल्शियम आयन दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गए और वहाँ पे स्टोर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास ECF के अंदर थे वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू दोबारा से ECF में चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ जो हमारे पास थे वो जो हमारे पास एक्सचेंज प्रोग्राम था, सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कुछ कैल्शियम आयन इनसाइड दी सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो सोडियम पोटेशियम के थ्रू जो है वो आउटसाइड ऑफ दी सेल जाएंगे, वो सोडियम के थ्रू हमारे पास जो है वो आउटसाइड ऑफ दी सेल चले जाएंगे। ये वाला प्रोसेस जो है, एक ये वाला जो कैल्शियम सोडियम जो एक्सचेंजर्स होते हैं, अब उसका प्रोसेस रिवर्स होगा, ठीक है, उसका प्रोसेस रिवर्स होगा और ये कैल्शियम आयन जो इनसाइड दी सेल आए थे ना यहाँ से, अब वो आउटसाइड ऑफ दी सेल जाना शुरू हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, आउटसाइड। ये किस तरीके से होगा, पोटेशियम आयन अंदर आएगा, ठीक है, सोडियम आयन हमारे पास जिस तरीके से बाहर जा रहा था, ओके, अब वो सोडियम आयन उस तरीके से बाहर जा रहा है और यहाँ पे जो हमारे पास कैल्शियम आयन आ रहे थे वो भी हमारे पास बाहर जा रहा है। सो ये सोडियम कैल्शियम जो एक्सचेंजर थे उसके थ्रू जाएगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू जो कैल्शियम आयन आए थे वो सारे कैल्शियम आयन दोबारा से वापस चले जाएंगे, जो हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिले थे वो उस ATPase का पंप के थ्रू दोबारा वापस चले जाएंगे। इसी तरीके से टी ट्यूब्यूल्स में जो हमारे पास आए थे वो भी दोबारा से हमारे पास ECF के अंदर चले जाएंगे। सो इस तरीके से एक्साइटेशन कपलिंग थ्योरी होगी और हमारे पास कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। सो आई होप ये थ्योरी अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों की वो क्यूरी जो है वो सॉल्व करूँ। एक्चुअली मैं दोबारा से कहती हूँ कि ये मैं एक एक वर्ड आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। इसका यही रीज़न है कि आप लोगों को सारी चीज़ें आराम से समझ आ जाएं, ओके। आई होप आज का लेक्चर अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप लोगों को आनी चाहिए, पूरा प्रोसेस आना चाहिए। एग्जाम में भी आ सकता है और एग्जाम में ना भी आए तो एज अ डॉक्टर, एज अ MBBS स्टूडेंट और जिस भी रीज़न से आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को फिजियोलॉजी के ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो अच्छा रहा होगा। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे चल के शेयर करें और लेक्चर समझ आते हैं तो लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले और मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।